99 साल की बूढ़ी कलावती के दो बेटे थे, रतन और किशन। रतन एक सरकारी विभाग में अफसर था और उसकी पत्नी लीला दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई थी। इसीलिए कलावती रतन और लीला को बहुत प्यार करती थी। रतन बेटा, तू क्यों दिन रात मेहनत करता रहता है इतनी? मेरे जाने के बाद तो तू ही मेरी सारी संपत्ति का मालिक मुख्तार होगा। भला ये भी कोई कहने वाली बात है माँ? लेकिन आजकल ज्यादा पैसा कमाने में हर्ज ही क्या है? मैं तो कहता हूँ जिसके पास जितना ज्यादा पैसा हो उतना ही अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ किशन अधिक पढ़ा लिखा ना होने के कारण मजदूरी करता था और उसकी पत्नी रुक्मणी दिन भर अपनी सास कलावती की सेवा शुश्रूषा करती रहती थी। लेकिन दहेज में कुछ भी ना लाने के कारण कलावती को रुक्मणी फूटी आंख ना सुहाती थी। ए डायन, जाकर अपने बाप से एक गाड़ी मंगा कर ला। मेरे किशन को इस गर्मी में रोज रोज साइकिल चलाकर काम पर जाने में कितनी तकलीफ होती होगी। रुक्मणी रोते हुए बोली, आप तो जानती हैं माँ जी, मेरे पिता कितने गरीब हैं। वो भला लाखों की गाड़ी खरीद कर कैसे दे सकते हैं? उन्होंने तो मेरी शादी के लिए महाजनों से जो कर्ज लिया था आज तक वही चुका नहीं पाए। रोज कोई न कोई महाजन तकादा करने घर आ जाता है। कितने तो मारने पीटने की धमकी भी देते हैं माँ जी। पास में खड़ी लीला तुनकते हुए बोली, अरे जब तुम्हारे बाप के पास खाने कमाने के भी पैसे नहीं थे तो उन्हें अपनी हैसियत वालों से ही रिश्ता जोड़ना चाहिए था ना। हमारे घर में क्यों रोज रोते गिड़गिड़ाते हुए आते थे और कहते थे कि मेरी बेटी बहुत गुणी है, आपके कुल को रोशन कर देगी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तो किशन जी मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ही मेरे पिताजी को कहा था कि वो कैसे भी कर माँ जी को इस शादी के लिए मनाए, इसीलिए वो रोज यहाँ आते थे। कलावती गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे कलमुही, अरे तुझे शर्म नहीं आती? अपने भिखारी बाप को बचाने के लिए मेरे फूल जैसे भोले भाले बेटे पर झूठा आरोप लगाते हुए। हाँ, मेरा किशन तो मेरी इजाजत के बिना पानी तक नहीं पीता। अरे तुझे क्या लगता है कि वो अकेले ही अपना रिश्ता तय कर आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। देवर जी तो बिल्कुल कलयुग के श्रवण कुमार हैं। आपकी कही हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। इस झूठी औरत की डंडे से पिटाई होगी ना तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ बहू, अच्छे से तेल पिलाकर अपने स्वर्गीय ससुर का पुश्तैनी डंडा लाओ लीला बहू। अभी इस कलमुही को मार मार कर इसका मुंह सुजा देती हूँ मैं। लीला फुदकते हुए एक डंडा लाती है जिससे कलावती रुक्मणी की खूब पिटाई करती है। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? माँ जी। अरे और तेज मारिए माँ जी, लगता है आपके हाथों में जान नहीं है। लाइए डंडा मुझे दीजिए, मैं इसकी खूब धमच धमच कर पिटाई करती हूँ। हाँ, ये ले। बूढ़ी कलावती के पास अंग्रेजों के जमाने का ढेर सारा सोने का गहना था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लीला और रतन कैसे भी करके वो गहने प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो कलावती को रोज खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर देते थे जिससे कलावती की जल्दी मौत हो जाए। अरे ये क्या कर रही हो लीला? इतना ढेर सारा स्लो पॉइजन डाल दोगी तो आज ही माँ की मौत हो जाएगी। अगर पोस्टमार्टम में दिख गया कि हम माँ को खाने में स्लो पॉइजन डालकर देते थे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए सब्र रखो। माँ की मौत बिल्कुल नेचुरल तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी को हम पर शक न हो। एक दिन कलावती द्वारा रुक्मणी की डंडे से पिटाई करते वक्त रुक्मणी के पिता भीष्मक आ जाते हैं और अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार होता देखकर थाने में एफआईआर करवा देते हैं। पुलिस डंडे, कलछुल, हथौड़े किसी भी चीज से रुक्मणी की पिटाई करने पर कलावती को जेल में डालने की चेतावनी देकर उसे छोड़ देती है। उस दिन के बाद से कलावती रुक्मणी की पिटाई नहीं करती। तभी लीला, क्या हुआ माँ जी, आप पुलिस की एक धमकी से डर गई क्या? अरे मेरी प्यारी सासू माँ इतनी कायर है क्या? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे माँ जी, ये आपके डंडे का करिश्मा ही तो था जो इस रुक्मणी को कंट्रोल में रखती थी। अब देखिएगा वो कैसे अपनी मनमर्जी चलाती है। अरे नहीं बहू, मुझ बूढ़ी औरत के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं जीने को। मैं इसे जेल में नहीं गुजारना चाहती बल्कि हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका भिखारी बाप इतना साहसी होगा कि मेरे खिलाफ एफआईआर करा देगा। अरे माँ जी, आपने शायद एफआईआर की कॉपी ठीक से नहीं पढ़ी है। उसमें ये लिखा है कि किसी भी प्रकार के लकड़ी लोहे की चीज से उस रुक्मणी की पिटाई नहीं कर सकते। गैर लोहे के सामान से तो पिटाई कर सकते हैं ना माँ जी?
कलावती ये सुनकर बहुत खुश होती है और लीला के कहने पर एक वैज्ञानिक से बर्फ के बेलन बनवाती है जो पिघलता नहीं था। वाह लीला बहू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। अब देखती हूँ उस रुक्मणी को इस बर्फ के बेलन की पिटाई से कौन बचा सकता है उससे। कलावती और लीला मिलकर पहले की तरह ही उस बर्फ के बेलन से रुक्मणी की पिटाई करने लगती हैं और उसके पिता भीष्मक ने जो FIR की थी उसका बदला सूद समेत वसूल करती हैं। अरे क्यों रे करमजली, मुझे अच्छे से पता है तूने ही अपने बाप को यहाँ बुलाया होगा। मेरी पोल खोलना चाहती थी ना तू, मिल गई संतुष्टि, अब उसकी सजा भुगत। मैंने उनको नहीं बुलाया था माँ जी, वो तो मुझे कुछ कपड़े देने आए थे। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने आज तक कोई कपड़ा नहीं खरीदा था। माँ जी, सारे पुराने कपड़े ही पहनती थी, इसीलिए आए थे वो। अच्छा, तो तू सारी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटती है कि तुझे इस घर में आज तक कपड़े खरीद कर नहीं दिए गए? हाँ, अरे तेरे मायके वाले तुझे ला कर देते हैं, यही बोलना चाहती है ना, ताकि मेरे खानदान की नाक कट जाए। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर कलावती बर्फ के बेलन से जोर जोर से रुक्मणी की पिटाई करने लगती है। तभी किशन ये सब देख लेता है और कलावती को रोकते हुए उनसे बेलन छीन लेता है। ये क्या कर रही है माँ? रुक्मणी आपके लिए सब कुछ तो करती है, आप उसे इतना मारती पीटती हैं, फिर भी अकेले में वो मुझसे कभी भी आपकी शिकायत नहीं करती। फिर क्यों आप उस पर फालतू का जुल्म ढाती हो? किशन को ऐसे तैश में बोलते देखकर कलावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो किशन उससे चू तक नहीं करता वो एक दिन उसका हाथ रोक लेगा। वो रोते हुए बोली, वाह बेटा, बीवी आई नहीं कि पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को तू एक झटके में भूल गया। हाँ, और माई वाइफ माई लाइफ करने लगा तू। हाँ, अरे धिक्कार है तुझ जैसे बेटे पर। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं किसी के भी खिलाफ होते अन्याय को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर कलावती गुस्से से आग बबूला हो जाती है और किशन और रुक्मणी को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है और उनके मुंह पर बर्फ का बेलन मारती है। किशन और रुक्मणी भरी गर्मी में एक मैदान में घास की झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तभी एक दिन उस बर्फ के बेलन से रोटी बेलते वक्त रुक्मणी देखती है कि वो रोटी बर्फ की बन जाती है जो पिघलती तक नहीं। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई बेलन लगता है। भला इस गर्मी में जहाँ कुछ सेकंड में बर्फ का पर्वत पिघल जाता है, ये बर्फ की रोटी क्यों नहीं पिघल रही? तभी रुक्मणी को एक आइडिया आता है और वो बर्फ की ढेर सारी ईंटें बनाकर बर्फ का घर बनाती है जिसमें बहुत ठंडक होती थी। रुक्मणी किशन से बर्फ का घर बनाने का व्यापार शुरू करने को कहती है। मजदूर किशन को घर बनाना आता ही था। वो गर्मी से परेशान लोगों के लिए बर्फ का AC घर बनाता है और खूब धन कमाता है और गरीबों को बराबर दान दक्षिणा भी दिया करता है। ये लीजिए बाबा, 1 लाख रुपए, और अपनी बेटी रज्जू को अच्छे से स्कूल में पढ़ाइएगा। उसकी फीस मैं भर दिया करूंगी ताकि वो पढ़ लिख कर सक्षम बन सके। फिर देखिएगा, आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि लड़के वाले आपके घर दहेज लेकर आएंगे। एक दिन रुक्मणी और किशन देखते हैं कि उसकी माँ कलावती रोड पर खड़ी होकर सबसे भीख मांग रही होती है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे बाबा, अरे इस बूढ़ी औरत से अब और नहीं चला जाता, हे बाबा दे। किशन के पूछने पर वो रोती हुई बताती है, क्या बताऊं बेटा, मुझे मरता ना देख उस लालची लीला और रतन ने मेरे गहने हथियाने के लिए प्रॉपर्टी के कागज पर मुझसे दस्तखत करवा कर मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दी। किशन और रुक्मणी कलावती की दुर्दशा देखकर उसे अपने साथ घर ले आते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। कलावती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो किशन और रुक्मणी को खूब प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स और ED के छापे में रतन के घर ढेर सारा पैसा मिलने पर उसे और लीला को भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसका सारा सोना जब्त करके उसकी असली मालकिन कलावती को सौंप देती है, जो वो किशन और रुक्मणी को दे देती है।